नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में एक फेज में चुनाव होगा। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। वहीं चुनाव आयोग के ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। रुख है, मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों पर अपना निर्णय करते हैं। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार में जो मौजूदा हालात थे उसमें जो बेहतरीन कार्य किया जा सकता था वो करने की कोशिश की है और ये सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं रहा, इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने जो मुद्दों पर बात करने की उन मुद्दों का हमने जवाब दिया, तो जवाब देने के बाद उन मुद्दों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है और अब के चुनाव में जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, जो मुद्दा उठाया जाएगा उसका हम जवाब देने की स्थिति में हैं, मजबूती के साथ देंगे। और निश्चित रूप से मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि हर बात का जवाब हमारे पास है। कांग्रेस के बारे में मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी है कि पूरे देश में उसका बहुत खराब वक्त चल रहा है। शायद मैं कांग्रेस के जीवन का सबसे जो खराब दौर जो है वो वर्तमान में चल रहा है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का दौर जो है वो बहुत परेशानी का दौर चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी उनको सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से इस बात को मैं कहना चाहूँ और विकास को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता हुआ हमको दिख रहा है। बदलने की बात करते हैं, कितना हो? हम पूरा उम्मीद में हैं, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से उसमें हम अब की बार फिर भाजपा की सरकार इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो निश्चित रूप से। चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा चुनावों के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी चुनावों में मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा। चुनावों की घोषणा पर आ रही प्रतिक्रियाएं अब हम आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और उन्होंने चुनाव घोषित किए हैं और एक राजनीतिक दल होने के नाते मैं लोकतंत्र के इस उत्सव का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से चुनाव होंगे और हिमाचल की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देगी। देखिए, हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल में चुनाव की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन चुनाव आयोग को हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो हुआ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुजरात का भी अनाउंसमेंट होगा। 12 नवंबर को मतदान है और 10 दिसंबर को काउंटिंग है। 1 महीने का गैप किस लिए है? क्या इस बीच आप गुजरात का करेंगे? क्या गुजरात की डेट क्या सरकार तय करेगी, उसके बाद आप अनाउंस करेंगे? ये हिमाचल में मतदान और गिनती में 1 महीने का जो गैप है, ये शंका का विषय होता है। पर वैसे मैं कहती हूँ हम स्वागत करते हैं और हिमाचल में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस की बहुमत की सरकार। देखिए, ये बड़ा रूटीन सा मामला है। बस इतनी अपेक्षा रहेगी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होना, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये नहीं कि एक सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पे आप चुप हो जाएं और दूसरों के लिए सारा कोड ऑफ कंडक्ट हो। मैं समझता हूं कि हाल के वर्षों में इस तरह की विसंगतियां हमने कई दफा देखी हैं। वो ना देखने को मिले तो वही मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के हक।
हिमाचल के सोलन में लंबे समय से ओपीएस बहाली की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन ने अपना क्रमिक अनशन वापस ले लिया है। शुक्रवार को सोलन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आश्वासन और आचार संहिता लगने के बाद यह कदम एसोसिएशन ने उठाया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यह पहले से ही तय था कि आचार संहिता लगते ही यह क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी ओपीएस को बहाल करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को यह पता है कि कौन ओपीएस बहाल कर सकता है। तो हिमाचल के सोलन में लंबे समय से ओपीएस बहाली की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन ने अपना क्रमिक अनशन वापस ले लिया है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग के चुनाव तारीखों की ऐलान के बाद मीडिया से चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शानदार काम किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। आगे क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनाते हैं आपको। लोग स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन के निर्णय का और एक बार फिर वापस जनता के आशीर्वाद के लिए जाने के लिए तैयार है। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया है, आपदा के समय भी देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार ने शानदार काम किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता को ये लगता है चहुमुखी विकास किसी ने किया तो डबल इंजन की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक समय था जब कांग्रेस ने घर घर जाके पर्चे भरवाए थे, हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल बीत गए, 5000 लोगों को भी कांग्रेस रोजगार नहीं दे पाई थी। फिर नए वादे किए केंद्र में, उससे मुकर गई। कांग्रेस हर चुनाव में कोई नया शगुफा लेकर आती है और कुछ नहीं कर पाती है। ओपीएस की घोषणा राजस्थान में किए 1 साल हो गया, क्या हुआ? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वायदे किए थे किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, कहाँ किए? पंजाब में किए थे, नहीं किए। तो कांग्रेस केवल चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करती है, फिर कुछ नहीं करती है। इसीलिए जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 45 सीटों तक कांग्रेस सीमित होकर रह गई। आज भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस भी नहीं जुड़ पा रही है, कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। भाई के साथ बहन पद यात्रा में नहीं है, भाई अकेला चल रहा है, बहन का पत्ता काट रखा है। तो ये तो आपके सामने है जो है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वहीं शिमला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सही तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में चुनावों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव अधिसूचना 17 अक्टूबर को होगी। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। इनमें 20 सीटें आरक्षित हैं, 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। मालूम ही है कि जो हमारी डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर है, जिस दिन चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी स्टेट लेवल पे और सभी आरओज द्वारा भी। उसके बाद नॉमिनेशन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर रहेगी, जो कि मंगलवार है। उसके बाद जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटिनी की डेट है वो 27 अक्टूबर है और विड्रॉल की लास्ट डेट जो है 29 अक्टूबर है। मतदान की तारीख जो है वो 12 नवंबर है और मतगणना की तारीख 8 दिसंबर है और निर्वाचन संपन्नता की जो तारीख है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन जिसको बोलेंगे, वो 10th ऑफ दिसंबर है। सो ये शेड्यूल आज जारी किया गया है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसमें एक सिंगल फेज इलेक्शन है और ऑल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिमाचल की सिंगल फेज में ही कवर की जाएंगी और 68 में आपको मालूम ही है कि 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर
SC कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हैं और 3 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। 1,74,793 वोटर्स हमारे रहेंगे, जिसमें कि पुरुष हैं 28,46,201 और महिला हैं 27,28,555 और 37 मतदाता जो हैं वो थर्ड जेंडर के हैं। एक सिग्निफिकेंट इस बार हम पहले भी बताते रहे हैं और कमीशन ने भी आज बताया कि एक अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंतर्गत जो अर्हता तिथि या जो क्वालिफाइंग डेट पहले खाली 1 जनवरी होती थी, अब वो 4 क्वालिफाइंग डेट्स हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। और इसी संदर्भ में हमारे जो समरी रिवीजन हुआ है वो 1 अक्टूबर की कट ऑफ डेट के आधार पे हुआ। जनवरी 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक के जो मतदाता हैं जिन्होंने 18 वर्ष के आयु इस समय में पूरी की है, ऐसे लगभग 43,173 वोटर्स हमारे ऐड हुए हैं, जो कि जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट। इसके अलावा के जो मतदाता हैं वो अब हमारे 1,86,681 हो गए हैं। सो इसमें अच्छी हमारे को एक बढ़ोतरी देखने को मिली। लगभग 70,000 हमारे वोटर्स जो है 18 to 19 एज ग्रुप के ऐड हुए हैं इस बार। देखें तो हमारे 18 to 19 जैसे मैंने कहा 1,86,681 हैं और उसके और साथ ही अगर हम 80 प्लस वोटर्स देखें तो 80 से 80 to 99 ईयर्स के जो वोटर्स हैं हमारे 1,20,894 हैं और 100 प्लस जो वोटर्स हैं 1,181 हैं। जैसा आपको पता ही है कि अभी 1 अक्टूबर को हम लोगों ने एक बड़ा कैंपेन किया था जो इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन्स में, जिसमें कि जो 80 प्लस वोटर्स को एक सार्वजनिक पब्लिक फंक्शंस में बुला। देरा के विधायक होशियार सिंह आज अपने निवास स्थान पर अपने समर्थकों के सामने बीजेपी और उनके नेताओं पर खूब बरसे। होशियार सिंह ने कहा कि बीजेपी उनको ईडी से डरा रही है। होशियार सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। होशियार सिंह के बीजेपी पर किए गए हमले का जवाब देते हुए देहरा बीजेपी नेता डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया हो, निजी स्वार्थ के लिए जनता को लूटा हो, गलत कार्य किए हो, वही व्यक्ति ईडी और सीडी से डरता है। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। उन्हीं का अनुसरण करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ईमानदारी से जनसेवा में लगे हुए हैं। कि जिसने लगातार अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के हितों को दरकिनार किया हो, जनता को लूटा हो, जमीनों पे अवैध कब्जे किए हों, कमीशनखोरी की हो, भ्रष्टाचारी हो, जिसने लगातार भ्रष्टाचार किया हो, गलत कार्य किए हों, ऐसा व्यक्ति ही ईडी और सीडी से डरता है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर सख्त रहे हैं। उसी का अनुसरण करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमेशा जनता की सेवा में, जनहित में लगे हुए हैं। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए हमेशा हमीरपुर की जनता, देहरा की जनता उनको वोट करती आई है और आगे भी करती आएगी। 2019 में आपने देखा, इन्हीं विधायक महोदय के विरोध करने के बावजूद भी देहरा की जनता ने 30,000 मतों से उनको लीड दी थी और हमीरपुर की जनता ने 4 लाख की लीड के साथ उनको जितवा के यहां से भेजा था। इनके मन में अगर कोई संशय हो तो उस बहम को ये मन से निकाल दें कि ये 2024 में माननीय सांसद का कुछ कर पाएंगे, उनके खिलाफ देहरा की जनता को भड़का पाएंगे। देहरा की जनता दिल और दिमाग से अनुराग जी के कार्य को देखती है, कार्यशैली को देखती है, समझती है और उनके साथ जुड़ाव महसूस करती है। उसी का परिणाम है कि 2019 में 30,000 मतों की लीड इस विधानसभा से अनुराग जी को मिली थी। उस समय भी उन्होंने बहुत विरोध किया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2019 के चुनावों में देहरा की जनता ने 30,000 मतों की अनुराग जी को लीड देके यहां से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जितवा के दिल्ली भेजा। वहां पे वो मंत्री बने।
जिस परियोजना की आप बात कर रहे हैं, पानी की स्कीम की जिस परियोजना की आप बात कर रहे हैं, दीपावली के समीप आते ही रिज मैदान पर 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया है। नाबार्ड द्वारा 14 से लेकर 18 तक ये मेला आयोजित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न उत्पाद यहां पर बिक्री के लिए रखे गए हैं। आपको बता दें कि मेले का उद्घाटन बागवानी सचिव R.K. परूथी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीपावली उत्सव में नाबार्ड द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं और किसान उत्पादन संगठनों के किसानों द्वारा तैयार की जा रही हैं। उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है और 36 स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सामान का प्रचार प्रसार करने के साथ ही इनकी समस्याओं का निवारण करना है। या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो लोकल प्रोडक्ट को अपना बनाती हैं अपने स्तर पे, उनकी मार्केटिंग, डिस्प्ले एंड सेल ये करने के लिए जो ये 14 से लेकर 18 तक एक दिवाली उत्सव नाबार्ड द्वारा लगाया गया है। इसमें हमारे जितने भी लोकल मेड प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। इन लोगों की आपस में इंटीग्रेशन कराएंगे, बेहतर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और इनका जो ऑनलाइन जो है फर्दर जो मार्केटिंग में इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। इनकी जो प्रॉब्लम्स जो इनको लोकल लेवल पे रॉ मटेरियल की हैं या बाकी मार्केटिंग में है, उसमें बैठ के नाबार्ड के साथ डिस्कस करेंगे और ये इनके साथ ही बैठ के इनके लिए कोई ऐसी स्कीम बनाएंगे ताकि इनको परमानेंट एक स्टेशन मिले कहीं पे भी। क्योंकि सेल सेंटर में तो आप मेलों में लगाते हैं, आपको मोबिलिटी करनी पड़ती है। आप जब तक आपका एक स्थायी निवास नहीं होगा, कहीं पे स्थायी सेल सेंटर नहीं होगा, तब तक आपके प्रोडक्ट कंटिन्यूटी में नहीं बिकेंगे। जैसे सिरमौर में शी हार्ट ऐप उनको एक सेंटर मिला है, तो हर महिला 2 साल में लखपति बन चुकी है। तो सी हार्ट से बाकी लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं। जो हमारे नेशनल हाईवे हैं या हमारे जो टूरिस्ट सेंटर हैं, वहाँ पे एक इनका परमानेंट सेंटर होना चाहिए जहाँ पे फ्यूचर में भी अगर किसी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे ले सकें। तो ये जो नाबार्ड का प्रयास है बड़ा सराहनीय है और इसमें जो हमारे स्थानीय लोग जो भारतवर्ष से सभी कोनों से आए, सभी को एक बूस्ट मिलेगा और इनकी इकोनॉमी में इनको। हिमाचल के सिरमौर अंतर्गत रेणुका बांध परियोजना के अंतर्गत डूबा क्षेत्र के 18 पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। अब आपको इस मामले में जानकारी दे दें कि समिति के तहत अपनी मांगों को लेकर रेणुका बांध परियोजना कार्यालय तक इस समिति के सदस्यों ने आक्रोश रैली निकाली। रेणुका जी बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला के नेतृत्व में यह आक्रोश रैली निकाली गई। जन संघर्ष समिति के संयोजक पूर्ण चंद शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी समेत जिला प्रशासन, जिलाधीश और बांध प्रबंधक के समक्ष 15 सालों से अपनी मूलभूत समस्याओं को मांग पत्र के द्वारा अवगत कराया गया। निकाली गई है, ये इसलिए निकाली गई है कि हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से 4 बार मिल चुके हैं, उनको मांग पत्र भी अपना दिया है। जिलाधीश महोदय से भी हम 2 बार बैठक कर चुके हैं और ऊर्जा मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासनों के सिवाय हमें कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ हमारे को एक लॉलीपॉप जो है ना वो थमाया जाता है और उसके बाद हम घर वापस चले जाते हैं। आज कड़े शब्दों में संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम जो है ना हिंसक भी हो सकते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमें 15 वर्षों के बाद सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बांध प्रबंधन, सरकार और प्रशासन सबके समक्ष अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहावत साबित हो रही है कि ना तो हमारी किसी मांग पर अभी तक गौर किया जा रहा है और ना ही हमारी किसी मांग को अभी तक माना गया है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर उतरें। इधर से चुनाव आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी का विरोध करें, किंतु हमारी मजबूरी बन रही है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारी ना सरकार सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना बांध प्रबंधन सुन रहा है। बड़े दुखी हृदय के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो इतने विस्थापित लोग करीब 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं, मार्ग बंद है चारों तरफ,
फिर भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हमारी किसी भी मांग का हमें जवाब नहीं मिला। एक KMPF कार्ड के लिए हमने कहा था बांध प्रबंधन को, किंतु उसमें भी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। हमने आज बांध प्रबंधन को दो टूक कहा है कि 7 दिन तक हमारी मांगे हैं उसका हमें जवाब चाहिए, नहीं तो उसके बाद संघर्ष समिति किसी भी हद तक जा सकती है। और यदि संघर्ष समिति कोई अनुचित कदम उठाती है तो उसके लिए बांध प्रबंधन और हमारा जिला प्रशासन जो है वो जिम्मेवार होगा। एक शांतिपूर्ण का आज संघर्ष देखा है, पर आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं आप तमाम जनता को, तमाम सरकार को, जो भी यहाँ पर हमारी आवाज़ को सुन रही है आपके चैनल के माध्यम से, आज हम उनको बताना चाहेंगे कि अब शांति का हमने जितना माध्यम था वो हमने अपना लिया है। हमने जितने धरने अब आप देने थे सरकार को हम वो दे चुके हैं, क्योंकि अभी तक हम जो शांति से धरने दे रहे हैं अब हम उसको उग्र रूप देने वाले हैं, क्योंकि हमारी मांगों को अभी तक एक बार भी कोई भी मांग को यहाँ पे सुना नहीं गया है। सारी मांगों को दरकिनार किया गया है, चाहे वो DC महोदय हैं, CM महोदय हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, सरकार कोई भी है। हम 15 सालों से लगे हुए हैं, इस मंथन पे लगे हुए हैं कि कोई भी हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ये मांग हमारी नहीं है। मेरा सरकार से एक सवाल है कि सरकार बनती किसके लिए? सरकार जो है जनता के लिए बनती है, जनता ही सरकार को बनाती है। अगर वो जनता के इन मुद्दों को अपने नीति में, अपने पोर्टफोलियो में नहीं डाल सकती है तो किसी भी सरकार को मैं ये बोलता हूं वो उसके लिए शर्म की बात है कि अगर वो एक जनता की मांगों को या जनता की जो भी हमारी डिमांड है, उनके अगर जो भी विचार हैं, हमारे को इतनी दिक्कत यहाँ परेशानियां हो रही है, अगर वो सरकार है हमारी इन मांगों को पूरा नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार अपना कार्य अच्छे पूर्व तरीके से कर रही है। जैसे कि आप अभी पूर्ण वक्ताओं से आपने ज्ञात हुआ है कि हमारी कितनी सारी वहां पे मांगे हैं। इस डैम बनने से जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने ज्यादा लोग हैं जो प्रभावित, हम जो परिवार कहते हैं कि 1145 परिवार हैं, वो परिवारों की संख्या इन 15 सालों में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि 15 सालों में जो व्यक्ति 10 साल 12 साल का था वो आज कितना बड़ा हो चुका है। तो ये जो संख्या है कम से कम 10,000 आदमी जो इस टाइम है, जो कि इस डैम से प्रभावित, 10,000 से भी ज्यादा जो लोग हैं इस टाइम प्रभावित हो रहे हैं इस डैम से। मैं आज उन सभी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब सबर का हमारा बांध टूट चुका है। अभी ये बांध बनेगा, कब बनेगा हमें इसका ज्ञात नहीं है, पर हमारा जो बांध था वो टूट चुका है और इसका जो परिणाम है वो आने वाले समय में सब लोग देख लेंगे। इनकी जितनी भी नियमानुसार जो डिमांड्स है वो हम पूरी करेंगे सारी, और आज तक भी करते गए, और जो भी आगे भी इनकी जो डिमांड्स है, इनकी जो डिमांडें थी वो हमने हिमाचल सरकार को भेज दी है। फरवरी 2022 में इनकी डिमांड्स हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर HP पावर कॉरपोरेशन ने हिमाचल सरकार को भेज दी है। वहाँ से अभी अप्रूव होके नहीं आई, जैसे ही वो डिमांड्स अप्रूव होके आएगी तो उनको हम जो है उनको उनके ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जितनी भी समस्याएं या जो भी इनके रिटर्न में हमारे को आती है डिमांड्स, हम सारे अपने हेड ऑफिस को, कॉर्पोरेट ऑफिस को, HPCL को भेजते हैं और जहाँ वो आगे से जो उनके स्तर पे होने वाली होती है वो कर लेते हैं। बाकी जो सरकार को आगे भेजनी होती है वो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस वाले जो हैं वो हिमाचल सरकार को भेज देते हैं। तो ऐसा हमारे कोई ऐसा हम कोई जानबूझ के हमारा तो ये रहेगा कि हम इनकी ज़मीनें हैं, इन लोगों का सारी डूब क्षेत्र में आ रही है, इन लोगों का तो सबसे पहला अधिकार है और ये अपनी इनकी कुर्बानी भी है, और तभी प्रोजेक्ट बन रहा है। तभी के साथ है हम एक दूसरे से सहयोग करके ही आगे बढ़ सकते हैं। पाएंगे इसमें हमारे को एक किसी माध्यम से, जैसे कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हमारे को उसकी अगर NOC का है तो हमारे को वहाँ से भेजें वो, और उसके ऊपर फिर हम हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें दूसरी बार मोहिंद्र सिंह को ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस दौरान धर्मशाला में प्रेस से बातचीत करते हुए हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहिंद्र सिंह ने कहा कि कांगड़ा चंबा के पदाधिकारियों लोगों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। अध्यक्ष ने कहा कि गद्दी समुदाय की वंचित 6 उपजातियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। समुदाय के 25% उपजाति के लोगों को गद्दी शब्द मिला है, जबकि 75% को वंचित रखा गया है। मोहिंद्र सिंह ने कहा कि गद्दी समुदाय की वंचित उपजातियों में 6 को अब तक वंचित रखा गया, जिसमें हाली, सिप्पी, वाड़ी, ढोगरी, रिहाड़े और लोहार की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर मांग उठाई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने तत्कालीन डीसी से जांच करवाई थी। ये विषय हमारा यह है कि हम गद्दी समुदाय के लोग हैं और गद्दी समुदाय के 6 उपजातियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी यही मांग थी कि जो हमारे राजस्व अभिलेख में त्रुटि हुई है, 25% लोगों के साथ तो गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन लगभग 75% लोगों के साथ जो है गद्दी शब्द कहीं लिपि की त्रुटि के कारण छूट गया है, जिसकी सरकार ने 4-4 बार जो है वो छानबीन करवाई है। और 4-4 बार छानबीन करवाने की हमें नहीं समझ कि ये किस लिए 4-4 बार करवाई जा रही है। एक ही बार की जांच पड़ताल के बाद सरकार को नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन 4-4 बार इसकी नोटिफिकेशन 4-4 बार जांच करवाई गई है। और सरकार से हमारे यही आग्रह है कि आप जो है नोटिफिकेशन जो है आज के आज जारी करें। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि सरकार के ऊपर शायद कोई ना कोई दबाव है, जो सरकार जो है इस काम को नहीं कर रही है, अन्यथा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।